All right, guys. So this is section number 3.1. And in this section, we are talking about percentages. Percentages are very important in business. Sometimes they may feel trivial. थोड़ा सा लगता है कि ये percentages को इतना बड़ा topic नहीं होगा. लेकिन at times ये थोड़ा सा tricky हो सकता है. ठीक है, तो let's see कि कैसे हम percentages find out करते हैं. आपको पता है percent का मतलब ये है out of 100. So if we say that 25%, so 25% means 25 out of 100, which is 1/4. Again 30% अगर हमें मालूम करना है तो 30 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा. तो मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स को ना कि वो उनसे ये चीज़ जो है ये भी प्रॉब्लम उनसे सॉल्व नहीं होती कि वो 25% को जब वो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि 0.25 इज एग्जैक्टली 25%. वो समटाइम्स 0.025 या 2.5 लिख रहे होते हैं. दैट इज इनकरेक्ट. सो मेक श्योर दैट यू कन्वर्ट द परसेंटेज इन डेसिमल पॉइंट्स प्रॉपर्ली. ठीक है, तो एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है. और आगे हम देखेंगे कि हम इंडिसेस बनाते हैं परसेंटेजेस को यूज़ करके और इंडिसेस के बाद इन्फ्लेशन पे कुछ काम कर सकते हैं हम परसेंटेज को यूज़ करके. फॉर एग्जांपल अगर हमें 12 का 15% मालूम करना है, ठीक है ना, वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द 15% ऑफ 12. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 15% मींस 15 आउट ऑफ 10 and multiplied by 12 and that gives us around 1.8. ठीक है जी. तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं और 15 के अलावा हम 150% भी मालूम कर सकते हैं. सो 150% of 290 would be equal to 150 by 100 multiplied by 290 and that gives us the answer. तो ये किसकी सिंपल सी इम्प्लीकेशन है. आपको पहले पता है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं. अब जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें नज़र आती हैं. फॉर एग्जांपल an investment rises from 2500 to 3375. तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हुई है इस अमाउंट से इस अमाउंट तक. अब आपने इंक्रीज जो है उसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो बुक में नहीं, मैं आपको बता देता हूँ. दैट यू हैव योर एंडिंग वैल्यू minus your beginning value divided by your beginning value. तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें आप एंडिंग वैल्यू को बिगिनिंग वैल्यू यानी कि शुरू की वैल्यू में से माइनस करते हैं. शुरू की वैल्यू आपकी क्या थी 2500. सो 3375 में से 2500 को हम माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2500 पे. ठीक है, तो ये करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.35 विच इज अगेन 35%. तो हम बोलेंगे कि जो ओवर द ईयर इंक्रीज आया है इस इन्वेस्टमेंट में वो 35% इंक्रीज है. तो इसलिए परसेंटेज हम इस्तेमाल करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज को परसेंटेज पॉइंट्स में बताने के लिए. अच्छा, तो लेट्स सी द बी एग्जांपल. बी सेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर the population of a village is 8400. If the annual rise in the population is 12%, find the population at the end of the year. तो 8400 पॉपुलेशन है किसी विलेज की, उसमें 12% अगर इंक्रीज आता है. अच्छा, एक और चीज़ जो कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है तो वो मैं आपको समझाता हूँ. वो आपने देखना है कि 8400 में अगर 12% इंक्रीज आया तो आप क्या कर सकते हैं, इसका 12% फाइंड आउट करें जो कि 0.12 होगा. जो भी आंसर आएगा उसको आप 8400 में ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा. एक तरीका तो ये. दूसरा तरीका ये है कि आप 8400 को मल्टीप्लाई करें 1.12 से. ये 0.12 जो है ये तो आपका 12% है. तो ये 1 क्या है, 1 इज द स्केल फॉर दिस अमाउंट. 1 मीन्स 100% ऑफ दिस. तो इसमें क्योंकि हम ऐड करते हैं ना फाइनल वैल्यू निकालने के लिए, तो 1.12 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी. लेट्स सी द आंसर. तो यहाँ पे आपके पास पहले 12% से 8400 को मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया 1008 और 1008 को आपने 8400 में ऐड किया तो 9408 आपका आंसर आ गया. जैसे मैंने आपको बताया कि 8400 को अगर आप 1.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आपके पास यही आंसर आएगा. ओके, तो ये जो चीज़ है इसको अंडरस्टैंड करना है आपने. इस चीज़ को बोलते क्या है, इस चीज़ को बोलते हैं स्केल फैक्टर. सो दिस इज स्केल फैक्टर. ठीक है, तो स्केल फैक्टर जो है वो हमारे लिए एक स्टेप जो है वो बचा देता है. हम एक ही स्टेप करके तो इंक्रीज या डिक्रीज को जो है वो देख सकते हैं. अब एग्जांपल देखते हैं जी. देखें
ये एग्जांपल है यहाँ पे, इफ एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 4%, ये एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, महंगाई का जो रेट है वो 4% है सालाना. फाइंड द प्राइस ऑफ अ गुड एट द एंड ऑफ अ ईयर, प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 25. साल के शुरू में $25 की कोई चीज़ थी, 4% इन्फ्लेशन हुई, तो साल के आखिर में कितनी होगी? तो आपके पास देखें 25 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 इज द स्केल फैक्टर फॉर 25, इसमें ऐड क्या करना है हमने 4%, विच इज 0.04. तो द आंसर वुड बी $26. सो ये हमारा आंसर आ गया स्केल फैक्टर को यूज करके. राइट, सो स्केल फैक्टर्स को यूज करके हम इस तरह से अब हम मतलब बैकवर्ड भी चल सकते हैं. ये हम फॉरवर्ड आगे फ्यूचर 1 साल के बाद देखा ना, तो सेकंड एग्जांपल देखें. द कॉस्ट ऑफ अ गुड इज $750 इंक्लूडिंग अ सेल टैक्स ऑफ 20%. कि एक गुड है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है $750, उसमें 20% सेल्स टैक्स है. व्हाट इज द कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द सेल टैक्स? सेल टैक्स अगर निकाल दें तो फिर क्या उसकी कॉस्ट आएगी? तो निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे हम 20% उसमें से एक्सट्रैक्ट करने के लिए 1.2, 1 is the scale factor, 0.2 is that percentage which we are trying to deduct from this. तो ये 1.2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास 625 जो है वो आ जाए. थर्ड में देखें, express the rise from 950 to 1007 as a percentage. तो राइज बताना है, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू ये है और प्रेजेंट वैल्यू ये है. तो फ्यूचर डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू, न्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू, आपके पास 1.06 आ गया. ये क्या है? स्केल फैक्टर. तो इस स्केल फैक्टर के दो हिस्से हैं, एक 1 और एक है 0.06. तो स्केल फैक्टर के अलावा आपके पास इंक्रीज कितना है? 6%. तो हम बता सकते हैं जी इसमें 6% इंक्रीज आया. तो इस तरह से हम स्केल फैक्टर को इस्तेमाल करते हैं. ऑलराइट, सो नेक्स्ट देखें जी. नेक्स्ट हम डिडक्ट भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन एक ऐसा कह लें कि कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बताता है कि चीज़ों की वैल्यू कम होती है आहिस्ता आहिस्ता. आपने कंप्यूटर खरीदा, आज मोबाइल खरीदा, आपने कार खरीदी है, आज जितने की खरीदी है फ्यूचर में उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन आएगी, कम होगी वैल्यू. तो अगर हम कहें कि जी कार डेप्रिसिएट बाय 25% इन अ ईयर, व्हाट विल बी अ कार करंटली प्राइस एट 43,000. अभी उसकी प्राइस है 43,000. तो 1 साल के बाद इसकी क्या प्राइस हो जाएगी? तो अब 1 साल के बाद क्या प्राइस होगी जी? आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे 25% हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इंक्रीज आ जाएगा ना. इंक्रीज तो हमने देखना, ये डेप्रिसिएशन का मतलब है डिक्रीज आ रही है उसकी प्राइस में. तो हम माइनस करेंगे. तो 1 माइनस 25 ओवर 100, 75.75. सो 75% जो है ना, बाकी उसकी अमाउंट बच जाएगी. तो जो उसकी वैल्यू है उसको 75% से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. Right, so next example, after a 15% reduction in sales, the price of a good is 39.95. What was the price before the sale began? So 15% रिडक्शन हुई है सेल में, ठीक है, तो क्या प्राइस होगी? तो 15% रिडक्शन का क्या मतलब है कि 1 में से स्केल फैक्टर में से 15% माइनस करेंगे, 85% बाकी रह गया. तो 85% को उसकी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप स्केल फैक्टर को रिडक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कमी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं. शेयर प्राइस, शेयर की प्राइस है वो राइज हुई है 32% से ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड राइज बाय 10% इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर. पहले 6 महीने में शेयर प्राइस में 32% इजाफा हुआ है और दूसरे हिस्से में कितना इजाफा हुआ है? 10%. व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज? ओवरऑल परसेंटेज चेंज देखनी है. तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज का मतलब ये नहीं है कि 32% और 10% को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 42%. बट 42% हुआ नहीं है ना इंक्रीज. उसकी रीजन है एक, उसकी रीजन ये है कि अगर आपकी शेयर प्राइस में 32% इंक्रीज आएगा 6 महीने के बाद, तो वो 100 से कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा. तो अगला जो इंक्रीज है वो 10% जो इंक्रीज है अगले 6 महीने का, वो 132 पे आएगा. ठीक है, तो वो जो 10% है उसको हमने अलग से कैलकुलेट करना है. ऐसा नहीं है कि इकट्ठा इंकॉर्पोरेट कर देना. तो पहले इसका स्केल फैक्टर देखते हैं कि पहले 6 महीने का स्केल फैक्टर बनता है 1.32 क्योंकि उसमें 32% इंक्रीज हुआ है. दूसरे का 1.1 बनता है. तो अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज कॉल्ड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन. इसको हम फ्यूचर में जियोमेट्रिक कुछ इसकी इम्प्लीकेशंस हैं वो भी देखेंगे. लेकिन यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.452 आपके पास स्केल फैक्टर आएगा.
अब जो इनिशियल अमाउंट थी, फॉर एग्जांपल अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हैं, तो $1 इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास कितने पैसे आएंगे? उसका 45.2% इंक्रीज आएगा। क्यों? क्योंकि ये बनेगा 1.452। तो इसमें 1 इज द स्केल फैक्टर एंड 0.452 इज बेसिकली योर इंक्रीज, विच इज एग्जैक्टली 45.2% इंक्रीज। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल को भी देख सकते हैं, उसमें डिक्रीज आ रहा है, बट सेम कॉन्सेप्ट। अब इन परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम इंडेक्स नंबर या इंडेक्स सीरीज या टाइम सीरीज मालूम करते हैं। टाइम सीरीज क्या होती है कि किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल में ओवर द टाइम के चेंज आया, टाइम गुजरता है। आप टाइम डेज में भी देख सकते हैं, आप वीक्स में भी देख सकते हैं, आप मंथ्स में भी देख सकते हैं, ईयर्स में भी देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम कि आपके पास सिचुएशन इन हैंड है क्या। तो उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान जो आपके वेरिएबल में चेंज आई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट का मैच देखें ना, क्रिकेट के मैच में भी आपको एक ग्राफ नजर आता है जिसमें आपके पास इस तरह से टाइम होता है एक्स एक्सिस पे और स्कोर होता है आपके पास वाई एक्सिस पे। टाइम की जगह कह लें कि ओवर्स होते हैं। तो जैसे जैसे ओवर्स गुजरते हैं तो आपने ये देखा होगा एक टीम की लाइन ऐसे बनी होती है और दूसरी टीम की लाइन जो है उसको फॉलो कर रही होती है। तो ये एक टाइम सीरीज ग्राफ होता है। तो वो टाइम सीरीज शो कर रहा होता है कि ओवर द टाइम स्कोर में क्या चेंज आया। इसी तरह वाई एक्सिस पे कोई भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल में जो भी चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे टाइम सीरीज का चेंज। तो इंडेक्स नंबर्स हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, इस चेंज को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। चेंज को कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये आपके पास एक टेबल है जी, इसमें हाउस होल्ड स्पेंडिंग्स के नाम का एक वेरिएबल है। हाउस होल्ड स्पेंडिंग्स क्या होती हैं? आप फैमिली में रहते हैं तो फैमिली के अखराजात होते हैं, घर के जो अखराजात हैं वो अखराजात बेसिकली आपने यहाँ पे कैलकुलेट किए। अब आपके पास एक ईयर का और दूसरे ईयर का और तीसरे ईयर का और फोर्थ ईयर का और 5 ईयर का, 5 ईयर्स का डेटा है। तो ये एक टाइम सीरीज डेटा है, मतलब ओवर द टाइम आप चेंज देख रहे हैं हाउस होल्ड स्पेंडिंग में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस चेंज को इतना मीनिंगफुली आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इसको मीनिंगफुल बनाते हैं हम इंडिसेस को यूज करके। इंडिसेस को कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। उसके लिए हमें एक बेस ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है। इसमें से ना एक ईयर हम बेस ईयर ले लेते हैं। अच्छा, अब हम बेस ईयर कैसे सेलेक्ट करेंगे? ये एक सब्जेक्टिव तरीका है, मतलब ओपिनियन है यहाँ पे। क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है तो इकोनॉमिस्ट ओपिनियन देगा। अगर मार्केटिंग की बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे, तो मार्केटिंग मैनेजर उसमें ओपिनियन देगा। तो हमारा जो एक नाक़िस सा ओपिनियन हो सकता है वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि क्यों ना ऐसे ईयर को बेस ईयर लें जो कि एक नॉर्मल ईयर था। अगर आप देखें कि हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मई अभी तक के जो महीने हैं इनको एक स्केल पे रखें 1 2 3 4 5 और देखें कि हाउस होल्ड स्पेंडिंग में क्या चेंज आया। तो देखें जो मार्च, अप्रैल और मई का महीना है इसमें तो कोविड-19 की वजह से ज़्यादातर लोग घरों के अंदर हैं और फैमिलीज़ के अखराजात कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के वो हाउस होल्ड किस किस्म का है। तो हम जब एनालाइज करेंगे तो ये जो 3 महीने हैं कोविड-19 वाले, ये एक्सेप्शनल महीने हैं क्योंकि इसमें तो डेली वर्क उस तरह लाइफ नहीं चल रही जिस तरह नॉर्मल रूटीन में चलती है। तो क्यों ना हम किसी ऐसे मंथ को बेस मंथ लें जो कि नॉर्मल मंथ था, जिसमें नॉर्मल रूटीन में चीज़ें चल रही थी। तो बेस ईयर हम क्रिटिकली ओपिनियन ओरिएंटेड सब्जेक्टिवली सिलेक्ट करते हैं। ऐसे ईयर को लेते हैं या ऐसे मंथ को लेते हैं, ऐसे टाइम को लेते हैं जो कि नॉर्मल था, जिसे हम बाकी टाइम्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल उस मंथ वाले चक्कर में मैं जो है जनवरी या फरवरी को जो है उसमें से कोई एक मंथ जो है उसको बेस मंथ ले लूँगा। यहाँ पे उसने, अगर आप देखें तो उसने आपके सामने जो बेस ईयर लिया है, लेट्स सी, उसने ईयर 2 को बेस ईयर लिया है और ईयर 2 को वो कंसीडर कर रहा है 100%। क्योंकि ईयर 2 की वैल्यू क्या है? 697.2 और 697.2 को 697.2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 1, व्हिच इज एग्जैक्टली 100%। तो इसको हमने बेस ईयर ले लिया तो इसको हम 100% ही लिखेंगे। अब बाकी के लिए क्या करेंगे? देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास थर्ड ईयर का देखें तो थर्ड ईयर में हमारे पास जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग है वो है 723.7। तो उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। कैसे? उस वैल्यू को बेस ईयर की वैल्यू पे डिवाइड कर दिया, ठीक है, सेकंड ईयर की वैल्यू पे बेस ईयर की वैल्यू पे डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास 103.8 ये परसेंटेज वैल्यू है। सो यहाँ पे हमने परसेंटेज लिखी नहीं है क्योंकि हम जब इंडेक्सेस बनाते हैं परसेंटेज लिखते नहीं है। लेकिन हमें पता है कि ईयर 2 में ये बेस ईयर है क्योंकि यहाँ पे 100 आ रहा है और इससे बाकी ईयर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं।
इस ईयर में कम खर्चा हुआ है क्योंकि इसमें 98.5% खर्चा हुआ है, 2.5% कम खर्चा, 1.5% कम खर्चा हुआ है। यहाँ पे 3.8% ज्यादा खर्चा हुआ है, 2.8% ज्यादा खर्चा हुआ है, 5.3% ज्यादा खर्चा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपैरिजन करने के लिए इंडिसेस क्रिएट करते हैं। अब और एक एग्जांपल देख लें। इस एग्जांपल में आपको दो शेयर्स दिए गए हैं, एक शेयर ए है और एक शेयर बी है, और आपके पास उनकी परसेंटेजेस में वैल्यूज दी हुई हैं। अब ये जो वैल्यूज हैं, ऑफ कोर्स ये कौन सी वैल्यूज हैं? ये रिटर्न वैल्यूज हैं जो कि परसेंटेज में हो सकती हैं, ये डेसिमल पॉइंट्स में हो सकती हैं। ये डाटा क्वांटिटेटिव है, लेकिन इसमें कोई बेस वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है। तो इंडिसेस क्रिएट करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो अप्रैल के मंथ में आपको 100% नजर आ रहा है। तो दैट मीन्स कि अप्रैल को हमने एज अ बेस ईयर या बेस मंथ सेलेक्ट कर लिए। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ये बेस ईयर है, इसके अकॉर्डिंगली आप जो है ना कन्वर्ट करें। तो बाकी अमाउंट्स को आपने उसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लिया, तो आपके पास एक टेबल क्रिएट हो गया जिसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एज कंपेयर टू अप्रैल कौन से मंथ्स में आपका इंक्रीज आया और कौन से मंथ्स में आपका डिक्रीज आया। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है जो क्वार्टरली आपके पास अवेलेबल होती है उसको भी आप देख सकते हैं, और उसको भी ऐसे ही आपने एग्जामिन करना है। अब इन इंडिसेस का यूज भी है। क्या यूज है जी? इन्फ्लेशन में यूज है। लेट्स सी इन्फ्लेशन में क्या यूज है। इन्फ्लेशन में आपके पास होता है नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता, रॉ वैल्यूज होती हैं। उसको आपने रियल डेटा में कन्वर्ट करना होता है। रियल डेटा का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड फॉर्म में, कि आपके पास रिटर्न है। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टमेंट में मैंने पैसा लगाया और मेरे पास पाकिस्तान में जो सालाना इन्फ्लेशन है वो है 8%। और okay, Raghib has raised the hand. I think there is a question. Let's take the question here. Then we will talk about inflation. सर ये जो सेल्स हैं हमारी, अगर ये मतलब सीजनल बेस हो तो फिर लाइक टू लाइक कंपैरिजन होगा। हाँ बिल्कुल, सीजनल अगर उसमें कोई सीजनल फ्लक्चुएशन आ रही है ना, तो सीजनल फ्लक्चुएशन का फिर ये होता है कि आपने उस सीजनल फ्लक्चुएशन को किसी ऐसे बेस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है जिसमें सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं थी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो वही हमारे पास टाइम पीरियड्स होते हैं ना जिसमें सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं होती। अब बाकी लोगों की आसानी के लिए कि भाई ये जो सीजनल फ्लक्चुएशन की बात करें ये क्या होती है, देखें एक फ्रूट का बिजनेस है। तो फ्रूट में आपको पता है कि जो स्ट्रॉबेरी है वो तो अर्ली समर में आएगी, मैंगोज लेट समर में आएंगे, फिर इसके बाद जो किन्नू है वो आपका विंटर में आएगा। तो हर एक फ्रूट का सीजन है। तो सीजनल फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो किन्नू की सेल्स में उसने स्पेशलाइज किया, उसका बिजनेस किन्नू का है। तो उसकी जो विंटर की सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स। तो ये चीज़ जब आप बेस ईयर या बेस मंथ या कोई भी बेस टाइम लेते हैं तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि कंपैरिजन में आप बेस पॉइंट वो लें जहाँ पे चीज़ें नॉर्मल थी, रेगुलर बिजनेस चल रहा था। वो आपका कोई ऐसा सीजन नहीं था जहाँ पे एक्सेप्शनली चीज़ें ऊपर चली गई, क्योंकि जो एक्सपेंसेस उसके विंटर के होंगे, सेल्स करने के लिए उसको गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन के पैसे पड़ेंगे, उसको हार्वेस्टिंग के पैसे पड़ेंगे, लेबर के पैसे पैसे पड़ेंगे। विंटर में वो बहुत ज़्यादा होंगे, बाकी साल में वो कम होंगे। तो उसे ये ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई ऐसा बेस पॉइंट लूँ जहाँ पे मेरे ये एक्सपेंसेस नॉर्मल थे, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि बाकी जो टाइम थे उनमें कितना इंक्रीज था और कितना डिक्रीज था। ठीक है, समझ आई ये जी बात? सर। जी जी सर। ओके, सो कमिंग बैक टू दी चैप्टर, इन्फ्लेशन को हम देख रहे थे। तो इन्फ्लेशन में हमारे पास जो है वो यहाँ पे आप देखें एग्जांपल के अंदर आपको एवरेज हाउस प्राइस दी गई है, और ये मिलियंस में हो सकती है, थाउजेंड्स में हो सकती है, यहाँ पे ये थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है। ठीक है, तो ये जो हाउस एवरेज हाउस प्राइस है इसके साथ एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी दिया गया है। अब अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, घर में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से एनुअली अप्रिशिएट होती है वैल्यू, जो आपकी रियल एस्टेट की वैल्यू होती है। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल जो है डिस्कस करना चाह रहा था, वो तो ये था कि अगर आपके पास 1 मिलियन रुपीज है और आप एक इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, उस पर आपको 17% रिटर्न मिलेगा साल के बाद। तो वो 17% रिटर्न जो है ना वो नॉमिनल रिटर्न है, वो 17% एक्चुअली रिटर्न है नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की चीजें जो आज आप खरीद सकते हैं, 1 साल के बाद 1 लाख में उतनी चीजें आपको मिलेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा डेप्रिसिएट होता है, पैसे की वैल्यू कमी आती है। वो कमी क्यों आती है? उसका एक तरीका तो ये है ना कि आपकी इन्फ्लेशन होती है मुल्क में, चीजें महंगी हो जाती हैं, तो साल के बाद जब आप 1 लाख रुपए की वो चीजें खरीदते हैं तो वो कम आती है। तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन।
अगर 7% है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और आपने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया, आपको 17% नॉमिनल रिटर्न मिला, तो वो 17% नहीं है, वो एक्चुअली 10% है। 10% क्यों है? क्योंकि 17% जो आपको रिटर्न मिला उसमें से 17% में से 7% तो आपकी इन्फ्लेशन है। तो आपका जो एक्चुअल रिटर्न है कि साल के आखिर में उस अमाउंट में अप्रिसिएशन कितनी हुई, इजाफा कितना हुआ, 10% है। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि इन्फ्लेशन की वजह से अगर डेप्रिसिएट होती है कोई चीज़, उसकी वैल्यू में कमी आती है, तो वो कितनी आएगी, और अगर किसी वैल्यू में अप्रिसिएशन आती है तो वो कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको देखें तो आपको प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ में जो इजाफा है, लेट्स सी द टेबल, तो यहाँ पे नॉमिनल हाउस प्राइसेस को ये बेस ईयर लेके कौन सा बेस ईयर लिया, 4th ईयर बेस ईयर लेके देखा गया है कि कितनी प्राइसेस कहाँ पे कम हुई हैं, कहाँ पे ज़्यादा हुई हैं, और उसके बाद अगले साल में उनमें इन्फ्लेशन ऐड करके, जो इन्फ्लेशन की आपको परसेंटेज दी हुई थी, फॉर एग्जांपल ईयर 1 में ये वैल्यू है और ये बेस ईयर के साथ आपने कैलकुलेट किया। बेस ईयर वैसे कैलकुलेट किया हमने कि 4th ईयर की वैल्यू ली, हर ईयर की वैल्यू को 4th ईयर की वैल्यू पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारी वैल्यूज आ गई 72, 89, 94 एंड देन 106। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई नॉमिनल हाउस प्राइसेस की बेस वैल्यूज, इनमें हमने इन्फ्लेशन ऐड कर दी। तो अगर 72% वैल्यू है बेस वैल्यू की ईयर 1 में, तो उसमें 8% अगर आप इन्फ्लेशन ऐड करेंगे तो 80% हो जाएगी वैल्यू उस हाउस की फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर में, फर्स्ट हाउस की सेकंड ईयर में। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो आप 80% को फिर वापस उसकी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे 80% को वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे? या आपके पास बेस ईयर की जो वैल्यू है उसका 80% ले लेंगे तो आपके पास 80% की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से परसेंटेजेस को यूज़ करके आप ये मुख्तलिफ किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास की टर्म्स हैं, ये आपने देखनी है कि ये जो इस चैप्टर में, चैप्टर तो नहीं, इसका एक सेक्शन है, इसमें डिस्कस हुई है। उसके बाद जो आपके पास एक्सरसाइज है वो आपने सॉल्व करनी है। नाउ देयर आर टू एक्सरसाइजेस, 3.1 है, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 स्टार है। तो ये जो स्टार वाली एक्सरसाइज है ना, ये आपकी असाइनमेंट है। तो आपने 3.1 स्टार जो है इसको एज एन असाइनमेंट सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आज ही आपने चैप्टर को रीड आउट करना है, इस सेक्शन को, परसेंटेजेस के सेक्शंस को रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो वो आपने पूछ लेनी है। और इसमें जो 5 ही क्वेश्चंस हैं, 10 टोटल क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के जो असाइनमेंट के तौर पे हैं, तो उनमें से 5 ही क्वेश्चंस कोशिश करें आज ही करें या कल के दिन में करें, और 5 जो है वो आप परसों करके, परसों आपने ये असाइनमेंट सबमिट करनी है, परसों फिर हम इससे अगला सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अभी अगर कोई क्वेश्चन है इसमें से तो आप पूछ सकते हैं। आई विल अनम्यूट यू गाइस सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चंस हैं तो इसमें पूछ एक सकते जीएनपी था। हैं। थोड़ा सर ऊंचा, इसमें एक रागीब आपकी आवाज़ जीएनपी बहुत कम आ रही। सर इसमें एक जीएनपी था ऊपर लिखा हुआ था, तो वो आप बता दें कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी कहाँ पे था भाई? ऊपर चैप्टर 3 स्टार्ट में है वो। लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मीनवाइल आप वो पूछ सकते हैं, मैं जीएनपी ढूंढता हूँ जी। आप वाइल रगीब जब आप रीड आउट कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त आप आइडेंटिफाई करके ना ग्रुप में सेंड कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वो एब्रीविएशन होगा किसी का, ठीक है ना? ठीक है सर। और सर ये इसमें ये ये नॉमिनल जीएनपी है, का बता जीएनपी। देंगे, नॉमिनल। अच्छा, देखो जीडीपी और जीएनपी, यस सर। ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये इकोनॉमिक टर्म है। जैसे जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई भी कंट्री है ना, तो एक कंट्री पूरे कंट्री के अंदर कितना कुछ प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना? और यस सर। उस पूरे नेशन की जितने भी लोग हैं वो जो कुछ भी प्रोडक्शन करते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि पूरी नेशन ने कितना प्रोड्यूस किया है, ठीक है ना? यहाँ पे हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, गुड्स की भी होती है, सर्विसेज की भी होती है। तो ये एक इकोनॉमिक टर्म है। कुछ टर्म्स ऐसी हो सकती हैं जो कि एडवांस्ड है इकोनॉमिक की, वो अगर आपको नहीं समझ आए कोई मसला नहीं, आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है ना उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करना है, ठीक है? तो वो बताया ये गया हुआ है कि उसमें सही कंट्री है। है, उसके जीएनपी में इंक्रीज आता है 63%। तो उस इंक्रीज को आप नेक्स्ट 5 ईयर्स
व्हाट वाज द जीएनपी 5 years ago? तो अगर 63% वो यहाँ पे देख लें आप ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं कि जीएनपी जो है वो 63% जो है पिछले 5 सालों में इंक्रीज हुआ है। तो आपने ये बताना है कि 5 साल पहले वो कितना था। तो ऑफ कोर्स अगर 63% इंक्रीज हुआ है तो 63% डिक्रीज देखेंगे ना उसका। तो ये इसमें 1 माइनस 0.63% करेंगे, तो जो भी परसेंटेज आएगी वो हमारा परसेंटेज है जो कि एग्जैक्टली जीएनपी का अवेलेबल था 5 साल पहले। ओके, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? डन सर। ओके, सो आई गेस कि ये इजी है परसेंटेज वाला जो सेक्शन है। सर ये नॉमिनल बता दीजिए एक दफा दोबारा। नॉमिनल? यस सर। ओके, नॉमिनल का मतलब होता है स्टेटेड। आप क्योंकि बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं तो मैं एक और बात आपको समझा देता हूँ। जब भी आप लोन लेते हैं बैंक से, तो बैंक आपको नॉमिनल रेट जो इंटरेस्ट रेट होता है नॉमिनल सजेस्ट करता बताता है, उसका इफेक्टिव रेट आपने कैलकुलेट करना होता है। मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट, रियल रेट, ये आपने खुद कैलकुलेट करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉमिनल और रियल रेट का आपस में कंपैरिजन किया है। नॉमिनल का मतलब ये है जिसमें से इन्फ्लेशन को निकाला ना गया हो। मैं 2 एग्जांपल्स रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, रियल एस्टेट की। आप एक लैंड परचेज करते हैं, घर परचेज करते हैं ताकि उसको रीसेल करें 1 साल के बाद। तो लोग प्रॉपर्टी क्यों परचेज करते हैं? इसीलिए परचेज करते हैं ना कि प्रॉपर्टी को जब बाद में बेचेंगे 1 साल के बाद तो वो महंगी बिकेगी, उसकी प्राइस में एप्रिसिएशन हो जाएगी। तो आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की 10 लाख की, लैंड परचेज की 10 लाख की। अब 10 लाख की जो लैंड परचेज की है आपने, वो 1 साल के बाद फर्ज करें कि 11 लाख की सेल आउट हो गई है 1 साल के बाद। तो आपको प्रॉफिट 1 लाख, आपने समझा कि 1 लाख प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो 1 लाख आप प्रॉफिट समझ रहे हैं ये नॉमिनल प्रॉफिट है, ये रियल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी इसमें से आपने इन्फ्लेशन नहीं निकाली। ये आपको 10% अगर प्रॉफिट हुआ है और आपके मुल्क में 7% इन्फ्लेशन है, 7% इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि 10 लाख आज जितने का है ये 1 साल के बाद 10 लाख इतने का रहेगा नहीं, इसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन होगी। कि 10 लाख की जितनी चीजें आज परचेज कर सकते हैं, 1 साल के बाद जितनी चीजें आप 10 लाख की परचेज करेंगी वो 7% कम होगी। ठीक है, तो हम 1 लाख जो हमें इनकम हुई उस 1 लाख में से 7% माइनस करेंगे। 7% माइनस करने का मतलब क्या है? 7% माइनस करने का मतलब ये है कि अगर 10% मुझे प्रॉफिट मिला है उसमें से 7% निकाल दूं तो मेरा रियल प्रॉफिट है 3%। सो नॉमिनल प्रॉफिट इज 10%, बट रियल प्रॉफिट विच इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, दैट इज 3%। ओके? यस सर। अशर अंजम, तुम क्या तजर्बे कर रहे हो बेटा? तो गाइस थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे। ये सेक्शन प्रिपेयर करें। आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले रीडिंग थैंक यू करें, सर। इजी टू अंडरस्टैंड। आप जितना रीड करेंगे उतना इजीली आप अंडरस्टैंड करेंगे। फिर इंशाल्लाह थर्सडे को हम मिलेंगे। दिस टाइम इज फिजिबल फॉर यू गाइस ऑन थर्सडे 4 to 5? सर 3 से 4 कर दें। अगर 3 से 4 बाकी लोगों को कोई इशू नहीं है तो आई एम ओके विद 3 to 4। सर 3 से 4 ही कर दें फिर। ओके, 3 to 4 is done on Thursday. Please और नोट सर कर लें जो अपने बाकी पास। क्वेश्चन वगैरह होंगे वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हाँ, पूछ ग्रुप पे सकते हैं पूछ लें, आपसे। नहीं तो उनके लिए अगर हमें कोई सेकेंडरी बाद में जूम सेशन करना पड़ा तो अगले जूम सेशन में थोड़ा सा टाइम ले लेंगे उन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए ठीक होगा। और लास्ट डेट क्या आपने बताई है इसकी असाइनमेंट? थर्सडे को आपने सबमिट करनी है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद थर्सडे को हम अगला सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे ना, फिर उसकी असाइनमेंट आ जाएगी। तो वो 10 क्वेश्चंस हैं, वो परसेंटेजेस के क्वेश्चंस हैं। इजी, आपने जो सोल्यूशन बनाना है मेक श्योर कि उसमें क्वेश्चंस ना लिखें आप। ऐसा नहीं कि आप पूरे पूरे क्वेश्चंस लिखते रहें, यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, सिंपली जो है क्वेश्चन क्वेश्चन का नंबर मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर ये मैं कहने लगा है, क्वेश्चन नंबर लिखें, उसके बाद आंसर लिखें, स्टार वाली असाइनमेंट करनी है, स्टार वाली एक्सरसाइज करनी है। ऑल्सो अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, एक से ज्यादा पेजेस हैं तो पेज नंबर जरूर मेंशन करना है आपने। ओके, वो आपको मेल करनी है? मेल नहीं करनी, एलएमएस पे असाइनमेंट क्रिएट करूंगा, एलएमएस पे अपलोड करनी है। अगर किसी के एलएमएस पे अपलोड नहीं होती तो फिर आप ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं चेक करूंगा, जब मैं उनको मार्क सर करूंगा तो प्रेफर वहाँ पे ज्यादा पेज अपलोड नहीं होते। देखो, आप कैम स्कैनर यूज करो ना, उससे आप पीडीएफ एक फाइल बना लो, एक ही फाइल हो जाए। वो अगर 3-4 MB की होगी ना तो इजीली अपलोड हो जाएगी। मल्टीपल फाइल्स आप जब अपलोड करने की कोशिश करते हो तो फिर वो प्रॉब्लम करता है।
तो बेटर है इसके कैम स्कैनर इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल में, उससे एक पीडीएफ क्रिएट कर लिया करो। पीडीएफ एक ही फाइल आप जब वहाँ पे अपलोड करोगे तो इजीली अपलोड हो जाएगी। अब मेरे पास ये हुआ कि मैं ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूँ पीटीसीएल का, तो एलएमएस पे एक दो फाइल जो है अपलोड नहीं हो रही थी, वो हैवी फाइल्स थी, अपलोड नहीं। फिर अपने मोबाइल डाटा से मैंने अपलोड करने की कोशिश की तो वो फ़ौरन हो गई। तो समटाइम्स नेटवर्क का भी इशू आता है, तो किस टाइम पे आप अपलोड कर रहे हैं ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो कोशिश करें इन चीज़ों को फिगर आउट करके अपने लिए जो आपकी बेस्ट एक कंपोजिशन बन सकती है उसको यूज़ करें। ऑलराइट गाइस, तो टाइम फॉर पीपल टू गो एंड प्रिपेयर फॉर अफ्तारी। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। नहीं आप क्या यार ऊंचा बोल